हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ आदिल अहमद और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। स्टूडेंट्स, हमने आपकी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी साइंस के टर्म 2 का पहला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 4 है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, उसके आगे का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और डोबे-राइनर ट्रायड के बारे में यानी कि डोबे-राइनर का त्रिक के बारे में अब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और पहले आप वो वीडियो देखिए, उसी के बाद आपको जो है ये समझ में आएगा। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो पूरा नाम क्या था इनका? पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड्स। क्या नाम था पूरा? इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड्स। इन्होंने क्या किया था सन 1866 में, कब? सन 1866 में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और किस ऑर्डर में अरेंज किया था? इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज किया था। ठीक है, इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स अरेंज्ड द देन नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो 1866 के टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स के बारे में साइंटिस्ट जानते थे, तो जॉन न्यूलैंड्स ने उन सभी एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जो है अरेंज किया था। ठीक, सन 1866 में जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को, उस टाइम पे जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। किस ऑर्डर में व्यवस्थित किया था? आरोही क्रम में परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में उनको व्यवस्थित किया था। और स्टार्ट किस तरीके से किया था? उन्होंने स्टार्ट किया था सबसे कम हाइड्रोजन, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला जो ऐसा एटम जिसका जो एटॉमिक मास सबसे कम हो। ठीक, ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन। यानी कि उन्होंने किससे स्टार्ट किया था? उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था। और किस पर एंड किया था? 56th एलिमेंट जो कि है थोरियम, उस पर जो इन्होंने एंड किया था। क्योंकि उस टाइम पर कितने एलिमेंट्स ज्ञात थे, कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते थे? 56 एलिमेंट के बारे में जानते थे। तो उन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया था जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था। और कहां पर एंड किया था उन्होंने? थोरियम पर, जो कि 56th एलिमेंट है, वहां पर उन्होंने एंड किया था। ठीक, अपना जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो। ठीक, ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट्स हैविंग लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन एंड एंडेड एट थोरियम विच वाज 56th एलिमेंट। ठीक है, उन्होंने किससे स्टार्ट किया था? हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था। हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक मास होता है, सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास है, इसलिए ठीक है उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और एंड किस पर किया था? थोरियम पर एंड किया था। किसने? जॉन न्यूलैंड्स ने। कब? 1866 में। ठीक है, तो उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। शुरू कहां से किया था? हाइड्रोजन से। और खत्म कहां पर किया था? 56वें तत्व थोरियम पर इसको जो है खत्म किया था। उन्होंने क्या देखा जब इन्होंने इस एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो आठवां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के समान है। ठीक है, 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट के। ठीक, ये यहाँ पर लिखा हुआ ही फाउंडेड दैट, उन्होंने पाया कि एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के समान है। ठीक है, उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने क्या देखा कि जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है उन दोनों के गुणधर्म कैसे हैं? समान है। यही यहाँ पर लिखा हुआ, उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। ठीक, उन्होंने इसी चीज को कंपेयर किससे किया? उन्होंने इसी को कंपेयर किया म्यूजिक के ऑक्टेव से। ठीक, ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। जो ऑक्टेव्स म्यूजिक में पाए जाते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो पाए जाते हैं, उन्होंने इन्हीं ऑक्टेव्स से कंपेयर किया था एलिमेंट्स को। ठीक है, और इसी से इसका नाम पड़ा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यहीं से इसका क्या नाम पड़ा? यहीं से इन्होंने इसको क्या नाम दिया? अष्टक का सिद्धांत इन्होंने इसको नाम दिया। ठीक है, ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। इन्होंने जो संगीत के सुरों में, जो संगीत में जो अष्टक पाए जाते हैं, उससे इनको जो है कंपेयर किया और वहां से इनका क्या नाम हुआ? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इनका नाम पड़ गया था। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। किससे की थी? संगीत के अष्टक से इसकी तुलना की थी और इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने म्यूजिक के ऑक्टेव से इसको कंपेयर किया था। ठीक है, क्योंकि म्यूजिक के अंदर भी 7 सुर होते हैं, उसके बाद जो 8वां होता है वो वापसी पहले के सेम होता है। ठीक है, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि पहला सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये 7 हो गए। अब जो सा आएगा वो वापसी पहले वाले के सेम होगा क्योंकि सा वापिस आ रहा है। ठीक है, तो जो
तो इन्होंने भी उसी से जो इसको कंपेयर किया था, ठीक। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा, ठीक। इट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे संगीत के अष्टक से इसकी तुलना की थी, जो म्यूजिक के अंदर जो ऑक्टेव्स पाए जाते हैं उससे इसकी तुलना की थी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे ऊपर यही लिखे हुए हैं म्यूजिक का ऑक्टेव्स, संगीत के अष्टक लिखे हुए हैं सा रे गा मा पा धा नी, वहीं लिखे हुए फिर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब वापसी सा आएगा, नी के बाद वापिस सा आएगा, यानी कि जो 8वां होगा वो पहले के समान होगा। पहला क्या है, सा है, 8वां भी क्या होगा, सा ही होगा, ठीक है। तो जो वापस 8वें नंबर पर क्या आ रहा है, सा आ रहा है। तो उन्होंने यही देखा था कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट आएगा उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। इसी को चीज़ को देख करके इन्होंने जो है म्यूजिक के ऑक्टेव से इसको कंपेयर किया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इनकी टेबल के हिसाब से, जैसे कि ये पहला एलिमेंट है, अब 8वां एलिमेंट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वें नंबर पर कौन सा आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की क्या होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम लिथियम से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों? लिथियम पहला है, अगर लिथियम को 1 मानते तो 8वां कौन सा आ रहा है, सोडियम आ रहा है। वैसे तो एक ग्रुप में जितने भी लिखे हुए हैं, इस ग्रुप में जितने भी लिखे हुए हैं, इन सबकी प्रॉपर्टी सेम थी, इस वाले ग्रुप में सबकी प्रॉपर्टी सेम थी। इस ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया था, ठीक है। उन्होंने किस ऑर्डर में अरेंज किया था, उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था, ठीक है। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने किससे कंपेयर किया, संगीत के जो सुर होते हैं, जो म्यूजिक के जो ऑक्टेव्स होते हैं, उनसे इसको कंपेयर किया था, ठीक है। इसी से इसका नाम पड़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और इस अष्टक के हिसाब से जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन के समान होगी और जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी है वो क्लोरीन के जैसी होगी, ठीक है। वैसे ही आगे चल रहा होगा, वैसे ही इसके अंदर लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो सोडियम के समान होगी और सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम के समान होगी, ठीक है। और पोटेशियम की कॉपर की रुबिडियम के, ठीक है। इसी तरीके से जो है आगे चल रही है टेबल ये, ठीक है। वैसे ही फिर इसके बाद कुछ कमियां थी, इस जो टेबल इन्होंने बनाई थी, जो टेबल इन्होंने दी है, जो ऑक्टेव इन्होंने दिया था, वो जो है इसमें थोड़ी सी कमी थी, कुछ लिमिटेशंस थी, वो हमें पढ़नी है, ठीक है। ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की जो लिमिटेशंस है वो हमसे काफ़ी बार पेपर में पूछी जा चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहली लिमिटेशन क्या है कि ये जो ऑक्टेव था, ये जो अष्टक का सिद्धांत था, ये सिर्फ कैल्शियम तक लागू हो पाया, उसके बाद लागू नहीं हो पाया। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कैल्शियम है, ये रहा कैल्शियम, तो कैल्शियम के बाद आगे लागू नहीं हो पाया, यानी कि जो एल्यूमिनियम और क्रिप्टॉन है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं हुई, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो गई। अगर प्रॉपर्टी अलग हो गई तो अष्टक फेल हो गया, ऑक्टेव क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये कहाँ तक सिद्ध हो पाया था, कैल्शियम तक तो ठीक रहा, उसके बाद ये आगे नहीं हो पाया था, ठीक है। यही लिखा हुआ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ठीक है जी। कहाँ तक ये ठीक रहा, कैल्शियम तक ये ठीक था, ठीक। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, उसके बाद ये आगे लागू नहीं हो पाया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी लिमिटेशन है, न्यूलैंड्स एज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। जैसे कि इनके टाइम पर कितने एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट नोन थे, तो इन्हें लगा कि दुनिया में सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इन्होंने इस बात को देखते हुए कहा कि कुल तत्व कितने हैं, 56 थे, और आगे भविष्य में और तत्वों की जानकारी नहीं होगी, और भविष्य में जो और तत्व मतलब फ्यूचर में और ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए जा सकेंगे। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि आज के टाइम में कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं हम, 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में सिर्फ कुल 56 ही तत्व हैं, जो कि बात गलत थी, ठीक है। तो ये इनकी एक लिमिटेशन हो जाती है कि इन्होंने क्या कहा कि कुल तत्व कितने हैं, 56 है, लेकिन हमने देखा कि आज के टाइम में 118 है और की भी खोज चल रही है, ठीक है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कुल 118 है, और तत्वों की भी खोज चल रही है, ठीक है। तो न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है, जो कि ये भी एक कमी थी, ठीक। फिर उसके बाद अगला है, न्यूलैंड्स ने एडजस्ट कर दिए 2 एलिमेंट सेम स्लॉट के अंदर, ठीक है। क्या क्या, न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट, यानी कि एक ही स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स को क्या कर दिया उन्होंने, रख दिया था। ये गलती कर दी थी, कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में रख दिया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये गलती हो गई थी, ठीक है। ये भी एक कमी थी इनकी, लिमिटेशन थी क्या, न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में इन्होंने रख दिया था, ठीक है। 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था, ठीक। उसके बाद जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था, ये जो ऑक्टेव है ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के साथ ही ठीक से लागू हो पाया था, ठीक। न्यूलैंड्स ऑक्टेव वर्क वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स ओनली, यानी कि जो ऑक्टेव था, ये जो ऑक्टेव था ये सिर्फ
हल्के तत्वों तक ही, ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान हल्का है, जिनका एटॉमिक मास लाइट है, जिनका एटॉमिक मास कम है, उन्हीं पर ये लागू हो पाया था। जो हैवी एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स हैं उन पर ये लागू नहीं हो पाया था, ऑक्टेव रूल लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, चौथी कमी हो जाती है कि अष्टक केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया था। ठीक है, जो ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है, जिनका परमाणु द्रव्यमान भारी है, वो उन पर जो है अष्टक का नियम लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने आज क्या देखा, हमने देखा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। ठीक, अब हम इसके आगे बात करते हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ये इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो मेंडलीफ क्या थे, मेंडलीफ भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक, और जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी उस टाइम पर जो है 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स इनके टाइम पर नोन थे। ठीक, और न्यूलैंड्स के टाइम पर कितने एलिमेंट्स नोन थे? 56 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन इनके टाइम पर कितने थे? 63 एलिमेंट्स के बारे में 63 एलिमेंट्स की खोज जो है हो चुकी थी। ठीक है, तो इन्होंने भी एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया था? इन्होंने भी जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया था, यानी कि जो तत्व थे उनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जो है उनको अव्यवस्थित किया था। ठीक है, तो उसके बाद इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, पूछा भी जाता है, जो कि मेंडलीव का आवर्त नियम। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मासेस के। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मासेस के। ठीक, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आगे आता है जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उसके अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स थे, जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको हम ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, ग्रुप्स किसे कहते हैं, पीरियड्स किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को तो समूह कहा जाता है, और जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको हम आवर्त कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो अचीवमेंट है वो भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो उपलब्धियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला अचीवमेंट क्या था कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, यानी कि जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया था उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक साथ रखा जा सका था। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक स्थान पर एक साथ रखा जा चुका था। ठीक है, रखा जा सका था। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सका। ठीक है, जो ऐसे तत्व जिनका गुणधर्म जो हो समान हो उनको एक साथ रखा जा सका। दूसरी अचीवमेंट थी कि मेंडलीव लेफ्ट सम ग्रुप इन हिज पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव ने क्या किया था, जब अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी उसके अंदर कुछ जो है गैप छोड़े थे, कुछ खाली जगह छोड़ी थी, जो उस टाइम कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी, जो एलिमेंट्स उनके टाइम पर डिस्कवर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बाद में डिस्कवर किए जाएंगे, और उन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर, अपनी आवर्त सारणी के अंदर जो है खाली जगह छोड़ी थी, रिक्त स्थान छोड़े थे। ठीक है, मेंडलीव ने वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स, मेंडलीव ने कुछ जगह छोड़ी थी इन हिज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अपनी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि उन्होंने प्रिडिक्शन किया था, कुछ अंदाजा लगाया था कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व ऐसे हैं जो भविष्य में खोजे जाएंगे, जिनके बारे में भविष्य में पता लगाया जाएगा। तो उन तत्वों के लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी कि वो तत्व पीरियोडिक टेबल में इस जगह पर जो है अरेंज किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट उसी बारे में लिखा हुआ है कि मेंडलीव प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, यानी कि मेंडलीव ने प्रेडिक्शन लगाया था, एक अंदाजा लगाया था, भविष्यवाणी कह सकते की थी कुछ एलिमेंट्स की जो कि उस टाइम पर डिस्कवर नहीं थे, कि कुछ एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टी इस तरह की होगी और वो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो है अरेंज किए जाएंगे। ठीक है, मेंडलीव प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स, यानी कि मेंडलीव ने प्रेडिक्शन किया था कुछ एलिमेंट्स का जो कि उस टाइम पर डिस्कवर नहीं थे। ठीक है, मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो कि उस समय ज्ञात नहीं थे। ठीक है, और उन्हीं तत्वों के लिए जो है गैप छोड़े थे अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, ही नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग संस्कृत न्यूमरल एका टू द नेम ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। तो उन्होंने उनको किस तरीके से नाम दिया था, उनके नाम के आगे उनसे जो पहले आने वाला तत्व है उनके नाम के आगे ए का नाम लगा करके उनका नामकरण किया था। ठीक है, इसका नामकरण उन्होंने उसी समूह में उससे पहले आने वाले तत्व के नाम के आगे ए का संस्कृत शब्द
लगाकर किया, यानी कि जो एलिमेंट्स थे जिनका प्रिडिक्शन किया था उनका जो नामकरण था किस तरीके से किया था, जो तत्व है उनसे पहले जो आने वाला तत्व है उनके नाम के आगे ए का लगा दिया था और जो है उनका नामकरण किया था, जैसे कि ए का बोरोन, जैसे कि ए का बोरोन है, ए का एल्यूमिनियम है, ए का सिलिकॉन है, ठीक। तो फॉर इंस्टेंस जो बाद में जो डिस्कवर हुए थे वो हुए थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ये ऐसे एलिमेंट्स थे जो बाद में डिस्कवर हुए थे, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर। और इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसकी जैसी थी, बोरोन के, ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन के जैसी थी, यानी कि जो स्कैंडियम था उसकी प्रॉपर्टी किसके समान थी, ए का बोरोन के, और जो गैलियम था उसकी प्रॉपर्टी ए का एल्यूमिनियम के, और जो जर्मेनियम था उसकी प्रॉपर्टी ए का सिलिकॉन के समान थी, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, ठीक है। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन के समान थे, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा अचीवमेंट क्या था कि नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो उन्होंने नोबल गैस के लिए भी कुछ जो है जगह छोड़ी थी। नोबल गैस उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हो पाई थी, नोबल गैस बाद में डिस्कवर हुए थे, ठीक है। तो नोबल गैस को भी पीरियोडिक टेबल को छेड़े बिना ही एक अलग ग्रुप में जो है रखा जा सका था, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। अक्रिय गैसों का पता लगने पर, अक्रिय गैस होती है नोबल गैस, ठीक है, तो अक्रिय गैसों का पता लगने पर पिछली अवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें अलग समूह में रखा जा सका, ठीक है। ये क्या थी, ये चौथी उपलब्धियां थी, चौथा अचीवमेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी कुछ लिमिटेशन भी थी, कुछ कमियां भी थी इनके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये भी पेपर में आता है, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन क्या थी, हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं थी, ठीक है, नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की स्थिति का स्पष्ट नहीं हो सका था, ठीक। दूसरी है नो प्लेस फॉर आइसोटोप। जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अब क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पर ही अरेंज थी तो आइसोटोप के लिए जगह नहीं मिल पाई थी, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो दो ऐसे एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास अलग अलग है, तो उनको अलग अलग जगह अरेंज किया जाएगा, लेकिन आइसोटोप को अरेंज नहीं किया जा सका था, ठीक है, ये एक कमी थी। अगली है नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मासेस, यानी कि जो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था वो किस तरीके से अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया था। लेकिन कहीं पर ऐसा हुआ था कि जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एटम है वो पहले रख दिया गया था और जो कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है उसको बाद में रख दिया गया था। जैसे कि कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया गया था, लेकिन जबकि निकिल का एटॉमिक मास कम होता है और कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, तो पहले निकल को रखना चाहिए था और बाद में कोबाल्ट को रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर गलती हो गई थी कि पहले कोबाल्ट को रख दिया था और बाद में निकल को इन्होंने रख दिया था। तो चौथी गलती क्या थी कि कोबाल्ट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल, यानी कि कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया था, कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया था, ये चौथी कमी थी इनकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, याद करने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर आप एक तरीके से एक स्टोरी की तरह इसको जो है पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडीइंग।